देखते रहना, टाइमर चल रहा होगा, ठीक है। ओके, स्टार्ट करो, तुम पूछना स्टार्ट करो। कल के पेपर के जो भी डाउट्स है पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे। बोलो। ये तो पुराने पेपर का है, ये कल वाला, हाँ ये पुराने वाले पेपर का है ना? नहीं, ये कल ही है। ये कल का है? अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है ठीक है, कोई नहीं, कल का ही। तो फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ में दे रखा है हमें z-2 प्लस z+2 दोनों का मॉडुलस इज इक्वल्स टू 8। हमें पूछा जा रहा है कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो क्या करते हैं हम लोग, बताओ। z की जगह x+i डाल देंगे तो ये क्या सेपरेट होने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा और यहाँ से कुछ ऐसा। ये मैंने एक स्टेप अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, इक्वल्स टू 8। अब स्क्वायरिंग यहाँ मत करना, एक टर्म को पहले वहाँ भेज दो, उसके बाद स्क्वायरिंग करना। जैसे मेरा मन कर रहा है इसको वहाँ भेजने तो इसको मैं यहाँ भेज देता और फिर इसका स्क्वायरिंग करूँगा। जब स्क्वायरिंग करोगे तो रूट का साइन हट जाएगा। यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करने पे, अच्छा यहाँ स्क्वायरिंग करने पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, तो 64 प्लस x+2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा -16 टाइम्स ऑफ x+2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। देखो x² प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे 64 प्लस x² प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 अंडर रूट का x+2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे टर्म्स कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं। एक तो x² और वाई स्क्वायर सबसे पहले, प्लस 4 अपोजिट साइड में। तो अब तुम्हारे पास में फाइनली क्या बच गया, देख लो 4x है, ये -4x है, तो इसको यहाँ ले आओ तो ये बन जाएगा 64 प्लस 8x, और ये पूरा टर्म यहाँ भेज दो सो दैट नेगेटिव का जो साइन था वो हट जाए। इसमें से चाहो तो अभी 8 कॉमन ले सकते हो ताकि ये वैल्यू और छोटी हो जाए। अगर मैं 8 कॉमन ले लेता हूँ तो ये 8 प्लस x हो जाएगा, ये 2 में आ जाएगा। अब इसकी स्क्वायरिंग, अब जैसे स्क्वायरिंग करोगे वो स्पेस फॉर्म कम पड़ता है, तो ये हो जाएगा 4x+2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वहाँ पे स्क्वायरिंग करने पे आएगा x² प्लस 64 प्लस 16x। अब देख लो यहाँ पे ब्रैकेट खोलने पे ये बन गया 4x² प्लस 16 प्लस 8x प्लस 4y² इज इक्वल्स टू x² प्लस 64 प्लस 16। अब इसको अगर तुम फाइनली सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारा इक्वेशन आ रहा है 3x² प्लस 4y² माइनस 8x माइनस 48 इज इक्वल्स टू। तो ये x² और y² के साइड वाले नंबर अलग अलग है, तो ये फाइनली तुम्हारा एलिप्स का इक्वेशन बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्योंकि x² और y² है तो बाद में जब इसको नीचे भेजोगे तो वो एलिप्स को फॉर्म कर रहे हैं। ये बात शायद समझ में नहीं, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे 16x होगा, ये कैंसिल हो जाएगा इसके बाद। अब देखो ये क्या बन गया 3x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 48। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 48 से डिवाइड कर देंगे। 48 से जैसे ही डिवाइड करोगे ये बन जाएगा x² 16 प्लस y² 12 इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट 6 पे तुम्हें आर्गुमेंट निकालना है ना, तो आर्गुमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तुम्हारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है i/2 माइनस 2/i। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है, जैसे z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b पहले लिखोगे, थीटा की वैल्यू आर्गुमेंट होती है tan इनवर्स by। तो अभी फिलहाल तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो उस फॉर्म में है ही नहीं, तो हम लोग उसको पहले सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 2i हो गया, ये आयोटा स्क्वायर माइनस 4, तो इस टोटल को हम लोग लिख सकते हैं 5/2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, अच्छा माइनस, ठीक। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर नीचे -2 आयोटा से करना, तो टोटल तुम्हारा क्या बन गया 10 आयोटा, और नीचे में बन जाएगा 4। अब इसको काट लो, क्या बना 5/2 आयोटा, मतलब ये प्योरली इमेजिनरी हो गया। इसका रियल पार्ट 0 है, तो अगर मैं इस फॉर्मूला में डालता हूँ तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स b के जगह में तो आयोटा का कोफिशिएंट होता है, ऊपर 5/2 बैठ गया, नीचे 0 आ गया। ये क्या बन गया तुम्हारा नॉट डिफाइंड। अब tan में कौन सी एंगल नॉट डिफाइंड होता है, 5/2 90 डिग्री। नेक्स्ट तो हमें क्वेश्चन पेपर अपने
एक पे रन करता हूँ। 7th में थ्योरी लगेगी जो हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक में कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट, एक रूट अगर p प्लस आयोटा क्यू के फॉर्म में है तो दूसरा रूट हमेशा p माइनस आयोटा क्यू के फॉर्म में रहेगा। तो अभी तुम्हारे पास में 2 प्लस आयोटा एक रूट है, रूट 5 माइनस 2 आयोटा दूसरा रूट। तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो दूसरा रूट होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहला वाला है तो 2 माइनस आयोटा होगा और इसका होगा रूट 5 प्लस 2 आयोटा। 1 2 3 4 रूट्स आ गए तुम्हारे पास, चारों को मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मांगा है, आंसर आ जाएगा 45 इज द आंसर। इसको मल्टीप्लाई करने पे तुम्हारा आंसर हो जाएगा 45। 9th क्वेश्चन के अंदर तुमको बोला गया है सम ऑफ द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस of all the numbers formed with the help of 3, 4, 5 and 6। तो पहले 3 को फिक्स कर दो। 3 को अगर हम लोग फिक्स कर देते हैं यूनिट प्लेस में तो बाकी जो हैं डिजिट 4, 5, 6 वो कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल। 4 को अगर मैं यहाँ फिक्स कर देता हूँ तो अगेन 3 फैक्टोरियल। 5 को यूनिट प्लेस में फिक्स कर दिया, अगेन 3 फैक्टोरियल। 6 को यूनिट प्लेस में फिक्स कर दिया, अगेन 3 फैक्टोरियल। तो इन सब का सम मांगा है। तो इन सब का सम निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, 3 फैक्टोरियल को कॉमन ले लो, बाकी 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। अब 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 करोगे तो ये कितना आ रहा है देखो इधर 18 इंटू 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। 18 6 10। कौन सा 13। तो 13 में अभी क्या बोला है, तुम्हारे पास में 4 वॉवेल्स हैं और 5 कंसोनेंट्स। तुमको बनाने हैं टोटल वर्ड्स कंटेनिंग 2 वॉवेल्स एंड 3 कंसोनेंट्स। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, 4 में से 2 सिलेक्ट करना है 4C2, 5 में से 3 सिलेक्ट करना है 5C3। अब मान लो वो जो 2 वॉवेल्स थे वो है AI और जो 3 कंसोनेंट्स है सपोज कर लो वो है CDP। तो ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई कर जितने तुमने नीचे में लेटर्स लिए हैं वो भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं ना। अब इसको लेके तुम कितना अरेंजमेंट कर सकते हो, 5 लेटर्स हैं 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो जाएगा। तो इसके अलावा एक 5 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 14 ये देखो 14 में उसके तुमको 2 इक्वेशन दे, एक है साइन ए प्लस साइन बी जिसकी वैल्यू है c के बराबर, और एक है कॉस ए प्लस कॉस बी इसकी वैल्यू है d के बराबर। और हमें फाइंड करना है साइन ए प्लस बी की वैल्यू जो कि सी और डी के टर्म्स में दे रहा है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 और ये पूरी वैल्यू सी के बराबर। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 ये हो गया तुम्हारा डी के बराबर। अब सोचो खुद ही कि अगर मैं इन दोनों को यहीं पे डिवाइड कर देता हूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos a माइनस बी बाई 2 से ये cos a माइनस बी बाई 2 गया, ये दोनों डिवाइड होके बन गए tan a प्लस बी बाई 2 जिसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में c बाई 2। तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा कि सर ये निकाल के क्या होगा, हमें तो sin a प्लस बी चाहिए। तो सोचो हाँ तुम्हारे पास sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो क्या ये क्वेश्चन में अब आगे का कहानी इसी से होना है, a प्लस बी बाई 2 का डबल है sin a प्लस बी। तुम सोच लो कि ये 2 थीटा है तुम्हारा, तो फिर सीधा आंसर लिखेंगे 2, इसकी वैल्यू सीधा सीधा चढ़ा दो यहाँ पे c बाई डी और नीचे में 1 प्लस सी स्क्वायर बाई डी। आई थिंक इसके बाद तुमको आंसर मिल जाएगा क्योंकि ऊपर 2c बाई डी हो गया है, ये डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक डी कट जाएगा, फाइनल आंसर हो गया 2cd अपॉन सी स्क्वायर प्लस। समय चेक करो, क्लियर है। वैल्यू पुटिंग में हो सकता है तुमको दिक्कत हो जाए और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू पुटिंग में दिक्कत हो वही अब यही तो होता है एक्सेप्टेंस यहाँ नेक्स्ट। ये क्या है वीडियो उड़ा रहा है आपके साथ में, चल नेक्स्ट 16 में तुमको दे रखा है साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी स्क्वायर। ये पूरी इंफॉर्मेशन एक ट्रायंगल के लिए और तुम्हें ट्रायंगल का नेचर बताना है। अब देखो साइन ए साइन बी को रहने देते हैं, या फिर तुम चाहो तो साइन ए साइन बी की जगह रिप्लेस कर लो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला
के ए इंटू के बी, और यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे सी स्क्वायर है। तो क्या मैं इस ए बी को इससे कट कर लूँगा, तो हमारे पास में क्या आ गया, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई सी स्क्वायर। अब अगर मैं इस अप्रोच से कर रहा हूँ तो आगे जाकर भी मुझे सी को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी से। तो साइन स्क्वायर सी की वैल्यू अगले स्टेप में हो जाएगी 1 के इक्वल। अब साइन सी 1 कब होता है, 90। तो सी एंगल क्या आ गया, राइट एंगल। एक और अप्रोच बता देता हूँ, अगर इसमें के स्क्वायर की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। साइन ए साइन बी को कुछ मत करो, ये जो ए बी है इसको रिप्लेस कर दो के साइन ए से, और बी को रिप्लेस कर लो के साइन ए से, नीचे आ जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये तो समझ में आ रहा है। सर वहाँ के की बात 4 नहीं होगा तो आप पे हाँ हो जाएगा, के की पावर 4 हो जाएगा, लेकिन 1 के साथ अटैच है ना, तो इट कैन बी एनी कांस्टेंट। इसलिए मैंने इस मेथड को छोड़ के वहाँ ले गया मैं, देखो अब साइन ए साइन भी कैंसिल हुआ यहाँ से, साथ में के इंटू के स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। फाइनली क्या आ गया, साइन स्क्वायर सी इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स साइन सी इक्वल्स टू 1। सी कितना हो गया हमारा, 90, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये साइन रूल लगा रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, इसको मत छोड़ो, इसको छोड़ोगे तो फिर वो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। नेक्स्ट 14 जस्ट अभी बता दिया मैंने, देख लो एक बार। पहले साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाया, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगाया, दोनों को डिवाइड कर दिया, उससे tan ए प्लस बी बाई 2 की वैल्यू आ गई सी बाई डी, साइन में थीटा के फॉर्मूले में डाल के निकाल लो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कौन सा, 20 में तुमको दे रखा है साइन, ब्रैकेट के अंदर में है हाफ कॉस इनवर्स 4/4। इसमें सबसे बढ़िया काम करो, ये जो हाफ कॉस इनवर्स 4/5 है उसको थीटा लेट कर लो। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए, अगर हम लोग इसको थीटा लेट कर लेंगे तो ये बन गया साइन थीटा, और इसका फॉर्मूला तुम बना सकते हो इस वाले फॉर्मूला से, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन हमें तो साइन थीटा चाहिए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 पूरे का अंडर रूट। तो अगले स्टेप में यहाँ पे लिख दोगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 पूरे का अंडर रूट। कॉस 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई 4/5, पुट कर लो यहाँ पे 1 माइनस 4/5 अपॉन 2, पूरा आंसर आ गया 1/10 पूरे का अंडर रूट। फाइनल आंसर इज 1/90। 19th क्वेश्चन तुमको कह रहा है कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4,5, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे है 4,5 टू द सर्कल जिसकी इक्वेशन तुम्हें ऑलरेडी गिवन है। ऐसे हो सकता है ये इसको आके कट करे ए और बी पॉइंट पे, सेंटर यहाँ मार्क कर दो। अब इसके आगे की कहानी क्या है कि तुम्हारे पास में सर्कल की इक्वेशन है, तो सर्कल की इक्वेशन में से दो चीजें तुम्हें निकालनी है जिससे कि क्वेश्चन अगले स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। वो दो चीजें क्या है, एक तो सेंटर, जल्दी से बताओ इसका सेंटर क्या है, 2,1, तो यहाँ पे आ गया 2,1। अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लेता हूँ तो ये इसको ज्वाइन करने के बाद क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, तो ये लाइन हाइपोटेनियस का काम करेगी। साथ ही साथ तुमको रेडियस भी मिल जाएगा अगले स्टेप में, 4 + 1 + 11 कितना हो गया, ये रूट का 16 दैट इज 4, मतलब ये साइड भी मिल गई तुमको 4। चलो ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यहीं से देख के बताओ कितना होगा। 4 - 2 2 का स्क्वायर इज 4, 1 - 5 4 का स्क्वायर 16, √20। ये पूरा हो गया तुम्हारा √20। अब ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, तो पाइथागोरस थ्योरम से 16, तो ये 2 कितना हो गया ये। 2 तो क्या इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा, और हमें बेसिकली क्या करना है, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो हम लोग हाफ इंटू 2 इंटू 4 लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों साइड से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 8²। 17 तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, आराम से कर लेना चाहिए था। देखो इसमें तुमको एक तो लेट करना पड़ेगा हाइट को, उसमें कहीं मेंशन नहीं किया हाइट और क्या हो। देखो एक बिल्डिंग है, एक टावर है, एक यूनिवर्सली मान के चलना कि बिल्डिंग जो होगा वो छोटा होगा, टावर बड़ा होगा। क्वेश्चन तुमको कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर ए, फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग बी एंड डी आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री।
और इस बिल्डिंग की हाइट उसने तुम्हें दे रखी है 80। अब तुमको फाइनली इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये टावर की हाइट निकालनी है। इसको मैं अभी फिलहाल कैपिटल एच ले लेता हूँ, ठीक है। ये तो एक को हवा में रखोगे क्या, दोनों ग्राउंड में ही सेम लेवल का मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं होगा ना, कोई हाइट में है नहीं। बस इसके आगे आई थिंक तुम आराम से कर सकते हो। इस वैल्यू को ले लो x, इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब तुम बड़े ट्रायंगल से स्टार्ट करोगे तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h बाई एक्स के हिसाब से तुम्हारा h और x तो इक्वल ही आ गया। तो तुमको यहाँ पे x ना लिख के सीधा h लिख दो। अब क्या करोगे, ये वाला तुमको दे रखा है स्मॉल ए, पूरा ट्रायंगल पकड़ लो, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ये पूरी हाइट जो है AE दैट इज h माइनस ए अपॉन में h। यहाँ से सॉल्व करना है h के लिए, कर लो आराम से, ये ऑप्शन है हमारा। कर चुके हैं, उससे बस ध्यान रखना कि सिलेक्ट करने के बाद हमें उनके फैक्टोरियल भी करने पड़ेंगे। जैसे 4 में से 2 वोवेल लेना है, 5 में से 3 कंसोनेंट लेना है, वो तो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन जब ये मान लो 2 वोवेल है AI और 3 कंसोनेंट है CDP, तो ये भी तो आपस में 5 फैक्टोरियल वो बस कर लेने साथ। और देख लो इसको कौन से पुराने वाले फर्स्ट पेज में है कुछ, इन्होंने मेरे से स्टार्ट करवाया था 5th क्वेश्चन से, 7 6 7 डाउट 5th का ये डाउट था, थोड़ा सा घिच-पिच क्वेश्चन है वो। ये मैं भी एक जगह में थोड़ा सा रुका था, बट वो फाइनली आ जाएगा। देखो ये इक्वेशन आएगी, पूरा सॉल्व वर्क करके ये इक्वेशन आएगी एलिप्स पर। तो सॉल्व करते समय बस ध्यान रखना, जैसे ये यहाँ तक तुम किए होगे, उसके बाद यहाँ स्क्वायरिंग ना करके उसको यहाँ भेज के स्क्वायरिंग करो, फिर कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे तो वो छोटा दिखेगा तुमको, फिर एक बार और स्क्वायरिंग करोगे तो ये फाइनली तुम्हारा वो इक्वेशन। यस नेक्स्ट 32। अच्छा 21 से 30 तक सारे हो गए हैं। 30 बताना है, 30 इजी है। 30 में बोला देखो इन्फिनिटी जब देख लेते हो ना तो डिग्री कंपैरिजन स्टार्ट कर, उसमें तुमको सीधा सीधा दे रखा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर वाली जितनी वैल्यूज है वो सब किसी ना किसी का स्क्वायर है, तो उन सबको डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन पहले ही स्टेप में ऐसे रिड्यूस हो जाएगा। अब इसका समेशन हमने पढ़ा हुआ है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ये 6 नीचे भेज दो। अब बताओ ऊपर वाले में जो हाईएस्ट डिग्री टर्म बन रहा है उसका कोफिशिएंट क्या है, क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो n क्यूब तो वैसे ही हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट हो गया 2n क्यूब, बाकी सब छोटे टर्म्स होंगे, और नीचे में ये 6n क्यूब है, बाकी छोटे टर्म्स 6n क्यूब प्लस 6। तो तुम्हें क्या करना है इस केस में, सिंस डिग्री इज सेम वी हैव टू टेक द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री। 2/6 काटोगे, आंसर हो गया 27 में। पहले तुम अपना FOG निकालना सीखो। तुमको 2 फंक्शन दे रखे हैं, इनवर्स हम निकाल लेंगे, इनवर्स में कोई दिक्कत नहीं। जैसे f ऑफ x है px प्लस 10, g ऑफ x है x स्क्वायर माइनस। f ऑफ g का इनवर्स निकालना है तो पहले f ऑफ g निकालते हैं। f ऑफ g निकालने का तरीका है f ऑफ gx, मतलब f के अंदर तुमको gx का जो फंक्शन है उसको पुट करना है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 10, काट कूट के ये बन गया 3x स्क्वायर प्लस 7। अब दिस इज द वैल्यू जिसका तुमको क्या करना है, अभी इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने का क्या रूल होता है कि जो भी फंक्शन होता है उसको पहले y लेट करो। इनवर्स निकालने का मेथड होता है, वहां से x के लिए सॉल्व करो सॉल्व। सबसे पहले 7 भेजोगे, फिर 3 भेजोगे, फिर इन सबके पावर में आप लगाओगे x आ गया। अब ये जो वैल्यू आई है x की, इसमें जहां पे y दिख रहा है उसको x से रिप्लेस करो। ये करने के बाद जो वैल्यू तुमको मिलेगी वही तुम्हारा इनवर्स या किसी भी फंक्शन का इनवर्स, वो तुमको पहले ऑप्शन में मिल जाएगा। Yes. Next, 32. Which of the following function is decreasing? हमारा डेरिवेटिव 31 और 32 यही तो है। अच्छा रॉड वाला क्वेश्चन है, इसमें नंबरिंग वाला। रॉड तुम्हारा 10 मीटर लॉन्ग है, इसको तुमने ऐसे लगाया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। रॉड की लेंथ कभी चेंज नहीं होने वाली, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। क्वेश्चन कह रहा है रॉड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी तो अपना रख लो, यहाँ पे रख लो, ये यहाँ पे रख लो बी। इफ द एंड ए इज मूविंग एट द रेट ऑफ
2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसा करते हैं, इसको x लेट कर लेते हैं, इसको y लेट कर लेते हैं। तो जैसे इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। अब उसने तुमको क्या बोला है कि डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम o इज 8, मतलब उसने तुमको x की वैल्यू दे दी 8, तो ऑटोमेटिकली ये y तुम्हारा क्या हो जाएगा 6। तो अगर तुम इसको खींच रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे आ रहा है, तो तुम्हें इसका रेट ऑफ चेंज दे रखा है, मतलब तुम इसको डेरिवेटिव करो सीधा 2x dx by dt और ये 2y dy by dt इज इक्वल्स टू g। 2 कॉमन लेके काट दो, x की वैल्यू पुट कर दो 8 इंटू, अच्छा रेट ऑफ चेंज dx by dt तुमको दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 तुम ऑलरेडी रिमूव कर चुके हो, y की वैल्यू तुमने लिख लिया है 6 इंटू dy by dt, ये तुमको निकालना। तो देख लो यहाँ से 8 टू द 16 है, वहाँ भेजोगे तो फाइनल आ जाएगा dy by dt इक्वल्स टू माइनस का 16/6, जो कि टेबल में काटो आंसर हो गया माइनस का 8/, मतलब इसको अगर पुल कर रहे हो तो यहाँ से ये नीचे आ रहा है इसलिए माइनस का साइन है, बट वहाँ पे उसने रेट पूछा है इसलिए वो साइन को हम लोग निगलेक्ट करेंगे और सीधा 8/3 आंसर होगा। यस, और 32 तो यही करना सर, कॉट इनवर्स ये 32 है। कॉट इनवर्स x के पावर में x माइनस x के पावर माइनस x अपॉन 2, तुमको इसको डिफरेंशिएट करना और वन वैल्यू पुट करना। सबसे पहले x की पावर x को ले लो tan थीटा। अब ये कहाँ से सपना आया देखो, अगर मैं x की पावर x को tan थीटा लेता हूँ तो ये tan थीटा हो गया, ये 1/tan थीटा हो गया, ये अपॉन में 2 हो गया। तो सब कुछ काट पीट के तुमको एक फॉर्मूला मिलेगा जो कि किसी फॉर्मूला के जैसा तो है लेकिन वो नहीं। अभी किसका फॉर्मूला है पहले बताओ? ये किसी का भी नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि उसके लिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग थीटा अपॉन में, हाँ माइनस, माइनस तो इसको सीधा लिख देंगे कॉट इनवर्स माइनस का कॉट। माइनस को तुम बाहर खींच लो, यहाँ पे π/2 माइनस 2 थीटा तुम्हारा रह जाएगा। नहीं माइनस से माइनस काट दो, यहाँ से खाली बच जाएगा तुम्हारा माइनस का 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू वहाँ से निकाल लो, कितना होगा बताओ? tan इनवर्स x की पावर x। क्या इसका डेरिवेटिव हम लोग कर सकते हैं? ये तुम्हारा fx का वैल्यू आ गया ना, -2 tan इनवर्स x के पावर में x, बोलो डेरिवेटिव। -2 फिक्स है, 1/1 प्लस x की पावर 2x, और x की पावर x का हमेशा याद रखना, अगर लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन से करोगे तो x की पावर x इंटू 1 प्लस log x आएगा। तो जिसको ये याद है वो तो लिख देगा, जिसको याद नहीं है उसको एक बार करके देखना पड़ेगा, ये आंसर आएगा। ये मालूम है कैसे करते हैं? जैसे x की पावर x है, पहले लिया इसको लॉग लगाते ही क्या होगा, ये जो पावर वाला x है वो सामने आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव करो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल को इसको याद रख लेना, वहाँ डिराइव मत करना। अब dy/dx की वैल्यू क्या हो गई, y टाइम्स ऑफ 1 प्लस log x, और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, वही आ गई। अब तुम्हारा फाइनल स्टेप क्या है, तुमने f' तो निकाल लिया, तुमको x की जगह डालना था 1। अब जैसे ही 1 डालोगे क्या होगा देखो, -2 इंटू 1/1 प्लस 1 इंटू 1/1 प्लस log 1। log 1 कितना होता है 0। आई थिंक तुमको आंसर दिख चुका है, क्योंकि ये क्विज माइनस। अगर हम ये क्वेश्चन किए थे क्लास में तो माइनस की वजह से रुका था, आंसर 1 आ गया था, मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ था। 39 कौन सा पूछने का होता है? अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन वाला है क्या? इसका मतलब समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन ऑफ द। तुमको क्वेश्चन कह रहा है कि अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन। अलजेब्रिक सम मतलब पहले तो साइन लग गया, कितने ऑब्जर्वेशन है 20, हर ऑब्जर्वेशन को तुम डेविएट कर रहे हो फ्रॉम 30, और ये पूरा वैल्यू किसके इक्वल है? स्टैंडर्ड बुकलेट में एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे उसने तुमसे फॉर्म करना है। तो तुमको अगर मीन निकालना है इस क्वेश्चन के लिए, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n ऑफ xi अपॉन n, जो कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन है 20। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा काम करेंगे, समेशन का साइन खोल देंगे, एक इसके पास छोड़ देंगे, एक भेज देंगे किसके पास 30 के पास, और ये 2 ऐसे रहेगा। इसका क्या मतलब, 30 को तुम कितनी बार ऐड कर रहे हो 20 टाइम्स, तो 30 को अगर 20 टाइम्स ऐड कर रहे हो तो वैल्यू 600 हो जाएगी, यहाँ 600 आ गया, अब ये 600 वहाँ बेच के ये 602 हो गया, तो तुम्हारे पास में इन 20 वैल्यूज का समेशन आ गया 602, जो कि तुम यहाँ डाल दोगे, और इसको डिवाइड किससे करना है, तो हमें 20 से डिवाइड करना है। अब काट के देख लो, ये 30.1 है। यस, अगर अभी भी कुछ बच गया है
रिग्रेशन में परपेंडिकुलर बताया था ना इसके बारे में। देखो तुमको एंगल बिटवीन दैट लाइंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने बोला भी था। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में तो मैंने मेन क्वेश्चन बना दिया ये वाला। ये फॉर्मूला के अंदर मैं तभी बोल रहा था कि बाकी सबको छोड़ो, खाली इतने से पार्ट को पकड़ो। अगर थीटा 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये तो 1/0 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो r की वैल्यू कितनी हो गई 0। ये पूछा लो तुमसे, r इज योर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसकी वैल्यू आ गया। गाड़ी से लेकर बता दे कौन सा है, टेंजेंट टू द कर्व। क्वेश्चन कह रहा है यू हैव टू फाइंड द टेंजेंट टू द कर्व। पहले तो टेंजेंट टू द कर्व निकालेंगे। कर्व की इक्वेशन है y + 2e टू द पावर ऑफ 2x। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है 1, 1। पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे फोकस करते हैं, बाद में क्या करना है वो हम लोग देखते हैं। इसका क्या है कि पहले इसका स्लोप निकलेगा और फिर उसके अंदर में 1, 1 पुट करेंगे। तो 2 × e की पावर 2x इसमें 1 पुट कर दो तो कितना हो गया ये, नहीं पॉइंट गलत ले लिया आपने, 0,1। तो यहाँ जैसे ही डालोगे तो 2 × 0 2 हो जाएगा। मतलब तुमको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया है 2, और स्लोप से ही हम लोग इक्वेशन तक पहुंचेंगे। ऐसे काफी सारे क्वेश्चन हमने किया था परसों वाली क्लास में। तो यहाँ पे y - 1 2 × x - 0। तो तुम्हारा इक्वेशन क्या आ गया 2x - y + 1 = 0। ये क्या आया है टेंजेंट। तुमको क्या पूछा है कि ये टेंजेंट x एक्सिस को कहाँ कट करेगा। अगर x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा बोल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा y जो है वो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y की जगह 0 लिख लो पहले से, और यहाँ पे y 0 पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे -1/2, ठीक है। ये है कोई और क्वेश्चन रह गया है तो बता दो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। यार सब नज़ारा तुम गए वैल्यू पुटिंग का। जो कोई भी सीरीज नहीं बाउंड करती है उसके लिए बेस्ट तरीका होता है वैल्यू पुटिंग कर लेना। जैसे ये है, ये कोई सीरीज नहीं है, कर सकते हैं इसको, एक तरीका है लेकिन वो लंबा पड़ेगा। तुमको उसमें तुमको क्या करना है 1 से लेके n³ के सम में से 2³ से लेके वहां तक फिर माइनस करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा और पेचीदा हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो इसमें बेटर क्या होगा, तुम n को एक वैल्यू दे दो 2। मतलब तुम क्या कर रहे हो, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम निकाल रहे हो। तो कितना हो गया देखो 1 + 27 दैट इज 28। तो अब ऑप्शन में जितने भी आंसर्स हैं वो किसके लिए हैं, सम के लिए। तो उन आंसर्स में भी n के जगह 2 पुट कर। तो अगर मैं पहले ही ऑप्शन में n के जगह 2 पुट करता हूँ जहाँ पे ये वैल्यू रखी हुई है, तो n के जगह 2 डालते ही क्या बन जाएगा 4, 2 * 8 - 1। तो 4 × 7 आंसर हो गया तुम्हारा 28। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी क्योंकि 28 आया था। सेकंड भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। थर्ड 3 पे, हाँ इस केस में वो जो कह रही है वो करना। अब जैसे उसने बोला n = 2 c पे भी कर रहा है, तो तुम एक सेफ साइड में क्या करना है, एक बार 3 चेक कर लेना। अगर वो 3 पे भी नहीं किया तब दिक्कत होगी, ऐसा होगा नहीं मेरे ख्याल से। तो ये 3 पे करके देख लो, 3 पे ये सम जो आएगा वो ये सी ऑप्शन को फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो सेफर साइड है। सर एक बार 22 बता दो। 22 क्वेश्चन का पता कौन सा, कोऑर्डिनेट और अच्छा कोऑर्डिनेट होता है। क्वेश्चन का मतलब पहले समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं, एक है A दैट इज 3,3 और दूसरा है B दैट इज 7,6। क्वेश्चन चाह रहा है यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन AB इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। तो पहले तो इसकी इक्वेशन निकाल। इसकी इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला 2 पॉइंट फॉर्म से क्या होता है, ये होता है। पहले इसको फॉर्म कर लेते हैं। दिस इज योर x1 y1 एंड दिस इज योर x2 y। लगाओ फॉर्मूले में डालो y - 3 = कितना 3/4 x - 3। क्रॉस आउट सॉल्व करते हैं। 4y - 12 = 3x - 9, 3x - 4y प्लस इसको अगर भेज देते हैं कितना होगा 3। अच्छा अब वो क्या बोल रहा है कि ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस में जहां कट कर रहा है इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, ये वाली लेंथ निकाल। तो पहले तुमको अब इसको क्या करना पड़ेगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट इज x/a + y/b = 1। इसको ऐसे लिख लो पहले 3x - 4y = -3 और दोनों साइड को -3 से डिवाइड करो। तो ये फाइनली आ गया x/-1 + y/3/4 = 1। मतलब ये वाला जो है ये इधर होगा मेरे ख्याल से, तो -1,0 और ये लाइन है तुम्हारा 0,3। तो तुम्हें क्या करना है
ये डिस्टेंस निकालना है, जितनी तुम डिस्टेंस करना उसको निकालना है। ठीक है, यस जब और कुछ ये ले लो, मैंने ले लिया यार, आए नहीं है, बताए भी नहीं है क्या है पता नहीं, यही तो मुझे चक्कर चल रहा है। चलो ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी ही करते हैं, फिर आए नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत आता है। कल हमने प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस कर लिए थे 9-10 वाले, ठीक है, बुक में कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे मैंने, वो हो गए, उसमें कोई डाउट तो नहीं है, होने भी नहीं चाहिए क्योंकि वो 9-10 वाले थे। अब आज हम लोग जाएंगे 11th वाले में। तो 11th वाले में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी वैसे तुम लोगों ने पढ़ी है, स्कूल में पढ़ी है ढंग से, तुम लोग बताओ, तुम लोग तीनों थोड़े से पहले नहीं किए हुए हो ना मेरे साथ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। मैंने प्रोबेबिलिटी 11th क्लास में क्या फेंक दिया था, वो क्या किया था उसमें 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी, कुछ याद है? मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पहले वो जान जाओगे तो फिर काम बता बताओ, कुछ बताओ उसके बारे में। 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला जो तुम्हारा एक्सरसाइज था, दैट वाज डीलिंग विद फॉर्मेशन ऑफ सैंपल्स। तुमको ओकेजनली इसके ऊपर में क्वेश्चन मिल सकता है पेपर के अंदर में, जहाँ पे वो तुमको कुछ भी सिचुएशन दे देगा और बोलेगा कि इसका सैंपल स्पेस बनाओ और काउंट द सैंपल पॉइंट्स। तो ऑब्वियसली उसमें तुमको वो क्या नहीं देगा, जैसे 2 डाई फेंकोगे तो कितने सैंपल पॉइंट्स होंगे ये नहीं पूछेगा, 3 कॉइन को उछालने पे क्या आएगा ये भी नहीं पूछेगा, वो तुमको कुछ ऐसा देगा जिसको तुमको करके वहाँ पे देखना पड़ेगा। तो पहला एक्सरसाइज इसी के ऊपर डेडिकेटेड था। दूसरे एक्सरसाइज ऑनवर्ड्स तुमको इंट्रोड्यूस करवाया था इन इवेंट के साथ, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आता है तुम्हारे ऊपर। एक होता है उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एक होता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसके अलावा भी होते हैं बट ये दोनों मेन होते हैं, क्योंकि अगर मैं बाकियों के नाम लूँ हैं, कुछ और इवेंट्स भी होते हैं, जैसे एक होता है सिंपल इवेंट, एक होता है कंपाउंड इवेंट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, एक होता है श्योर इवेंट, एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। आई थिंक इन सब के बारे में तुम्हें पता हो। जैसे इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे एक बार एक क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पेपर में कि 4 डाई तुमने फेंका एंड यू शुड गेट अ सम मोर देन 24, तो ये तो होगा नहीं, तो मैक्सिमम सम 6 भी आता है तो 24 होता है। इस तरह से इम्पॉसिबल इवेंट उसको बोलते हैं जिसके होने की प्रोबेबिलिटी 0, और श्योर इवेंट जो हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसमें तुम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सन राइजेस इन द ईस्ट, और क्या हो सकता है बताओ, कुछ ऐसा लो जो मैथमेटिकल। 4 डाइस फेंके और चारों का सम 4। हाँ, मतलब वो अपने आप ही कुछ ऐसा कंडीशन दे जो कि होने के चांसेस 100% है, मतलब उसमें कोई चेंजेस हो नहीं सकता। थ्रोइंग ए डाई गेटिंग ए नंबर विच इज लेस देन इक्वल्स टू 6, तो वो तो हमेशा ही होने वाला है तुम्हारे साथ। अच्छा, उसके बाद आ जाओ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट या कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 से माइनस कर देंगे। जैसे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी अगर 1/3 है तो उसके नहीं होने की, फेलियर की 1 - 1/3। तो यहाँ पे एक और सिंबल आ जाता है, एक PE और एक हो जाता है PE-। इन दोनों का सम हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 का। अच्छा, उसके बाद आते हैं ये दो, एक होता है सिंपल इवेंट, एक होता है कंपाउंड इवेंट। इसके बारे में कोई आइडिया है? सिंपल कंपाउंड बताओ। दो कॉइन उछाल दिया तो सिंपल हो गया, वो 3 उछालने आते कंपाउंड हो जाएगा। क्या होता है सिंपल बताओ, गिव एन एग्जांपल, तुम बोलो। कंपाउंड इवेंट में जैसे एक पे 2 इवेंट्स होते हैं और एक से ज्यादा आउटकम्स अगर आने लग जाएं तो वो तुम्हारा कंपाउंड इवेंट होता है। जैसे मान लो 3 कॉइन फेंक रहे हो, मैं बोलता हूँ कि मुझे तीनों में हेड चाहिए, ऐसा कितनी बार होगा, एक ही बार हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोल दूं एटलीस्ट 1 हेड चाहिए तो ऐसा 7 बार होगा। तो जब तुम्हारे पॉसिबल आउटकम्स एक से ज्यादा है तो वो कंपाउंड इवेंट है, मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम एंड एग्जैक्टली 1 पॉसिबल आउटकम अगर है तो। और इसको बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, शायद सर ये बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी 1 है, नहीं प्रोबेबिलिटी 1 नहीं है। जैसे मैंने भी एक एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल लेता हूँ, डाई तुमने फेंका, उसमें तुम चाहते हो कि यू शुड गेट अ इवन प्राइम नंबर, ऐसा कितनी बार होगा, एक ही बार आएगा, वो नंबर है 2। इसको छोड़ के इवन प्राइम नंबर होता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ प्राइम नंबर चाहिए, काफी सारे आ जाएंगे, 2, 3, 5, तो एक से ज्यादा जब हो गया तो कंपाउंड है, सिर्फ एक हुआ तो सिंपल।
उसके बाद सिंपल कंपाउंड के बाद बारी आती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव की। लेकिन उसमें जाने से पहले थोड़े से क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सैंपल स्पेस की। अच्छा, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। जो क्वेश्चन तुम्हारे आ चुके हैं मैं उन्हीं के बारे में और डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो भी वो देगा वो अननोन ही होगा तुम्हारे लिए एक हद तक। सैंपल स्पेस क्रिएट करना है तुम्हें। जैसे उसने एक क्वेश्चन दिया था कि 2 डाई फेंकना है तुम्हें, फिर सुनो ध्यान से, करना है उसके बाद। पहले डाई के ऊपर में जो नंबर है उसको x मानना है और दूसरे डाई के ऊपर जो नंबर आए उसको y मानना है। अब ये बताओ कि ऐसा कितनी बार होगा कि x मस्ट बी ग्रेटर देन y। अब ये क्वेश्चन था। ऑप्शन में तुमको क्या मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 10, 12, 15 जितना भी। तो तुम्हें ये डिसाइड करना है। जैसे ये क्वेश्चन मैं पूरा का पूरा कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले फर्स्ट वाले में 6 रख लेते हैं, तो बाकी यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए? फिर 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 होता है। तो कितने केस बन गए यहाँ पे टोटल? 5। अब फर्स्ट वाले में 5 कर लेते हैं, 4, 3, 2, 1। इसको छोड़कर और कुछ बन ही नहीं सकता, तो कितने हो गए? 4। पहले वाले में 4 रख लो तो 3, 2, 1 कितने केस बन गए? 3। पहले वाले में 3 रख लो, 2, 1 कितने केस बन गए? और फिर 2 रख लो, एक ही बनेगा 1। अब इसको ऐड करो, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15। तो जिस ऑप्शन में 15 होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। ये सबसे सिंपल एग्जांपल मैंने लिया। अब नेक्स्ट तुम लोग करोगे यही सेम क्वेश्चन। एक और साल आया था, 3 डाई फेंकने के लिए बोला, 3 डाइस हो गया। अगेन सेम सिचुएशन, पहले डाई के ऊपर आए हुए नंबर को x लेना है, दूसरे को y, तीसरे को z, और x y से बड़ा होना चाहिए, y z से बड़ा होना चाहिए। इसके केसेस तुम लोग मुझे बताओ टोटल कितने बनेंगे। दस 19 अरे ऑप्शंस दे रहा तुम लोग को। एक में 10 बोला, एक में 19 बोला। अब चलो आगे बोलते जाओ, बोलने लगे। अच्छा 20 हो गया। 19 तुम ही ने बोला था क्या? चल ठीक है, मैं उसको चेंज करके 20 कर दे रहा हूँ। ठीक है, और 20 फाइनल कर लें। 2 लोग 20 बोल रहे हैं। चल, अब जो लोग नहीं कर पाए वो एक बार देखेंगे, लेट्स सी कहते हैं 20 आ भी रहा है या नहीं। तो सबसे पहले 6 फिक्स किया, फिर क्या होगा यहाँ पे 5, 4। यहाँ पे तुम कभी भी ना सेम मत ले लेना, क्योंकि कंडीशन वायलेट हो जाएगा। अच्छा, 6, 5 को फिक्स रखते हैं 3, 6, 5 को फिक्स रखते हैं 2, 6, 5 को फिक्स रखते हैं 1। कितने केस हो गए टोटल? 4। अब बताओ नेक्स्ट क्या बन सकता है? 6 रख दिया, यहाँ पे 4, फिर 3, 6, 4, 2, 6, 4, 1। अब कितने बने? 3। अब 6 रखा, 3, 2, 3, 1 कितने बने? 2। और क्या कर सकते हैं? 6, 2, 1। तो 6 को ही फिक्स करके हमें टोटल केस मिल गए हैं 10। अब बारी आती है 5। आ रहा है कुछ समझ में? 6 को फिक्स करके 10 हो गए, 5 वाला बना रहे। 5, 4, 3, 5, 4, 2, 5, 4, 1 टोटल हो गए 3। 5, 3, 2, 5, 3, 1 एक और बन गया 2 केस। फिर 5, 2, 1 ठीक। कितने हो गए? ये 3, 2, 5, 1, 6। 5 को फिक्स करके हमने बना लिया 6 केस। अब आती है बारी 4 की। 4 के लिए क्या क्या हो सकता है? 4, 3, 2, 4, 3, 1 2 केस। और क्या हो सकता है? 4, 2, 1 एक और केस। कितने हो गए? 3 और जोड़ लो 4 के लिए। 19 तो यहीं पे हो गया। अब एक रह गया, बताओ कौन सा रह गया? 3, 2, 1। इसको छोड़ के और कुछ बन सकता है क्या? 3 का एक केस। टोटल आंसर हो गया 20। अब ये क्वेश्चंस अगर आते हैं किस तरह से करोगे तुम लोग सोचना है। मैं 2 एग्जांपल और करवा देता हूं तुम लोगों को। तीसरा एग्जांपल ये भी आया था तुम लोग का, तो ध्यान देना। उसने बोला है कि एक सेट है ए जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6।
तुमको इसके अंदर से दो नंबर्स लेने हैं। ये नहीं बोला कि सेम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, बट दोनों नंबर होने इसके अंदर से ही चाहिए। कंडीशन उसने क्या डाला है कि जब तुम उन दो नंबर्स को लेके एक्स बाई वाई के फॉर्म में लिखोगे तो इट इज अ यूनिक वैल्यू। और क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कितने केसेस पॉसिबल है। और इसको एक छोटा सा मैं इस लाइन का मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक बच्चा बोलेगा सर मैं 2 ले सकता हूँ और 1 ले सकता हूँ, नीचे ले ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही बच्चा अगर मुझे बोलता है कि सर मैं 4 और 2 लूंगा तो मैं उसको मना कर दूंगा। बोलो क्यों? क्योंकि इस दोनों की वैल्यू सेम है। अब वो बच्चा बोलेगा सर 6/3 लिख सकता हूँ, ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसकी भी वैल्यू 2। तो अब सोचो कि कितनी वैल्यूज फॉर्म करते हैं। अब ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं तुम्हारे, करो देखो। चल रहा है वो, देखना जरा चल रहा है या रुक गया? Yes, sir, चल रहा है। हाँ, वो थोड़ा सा ना हीट हो जाएगा मुझे मालूम है। हाँ, 21 आ रहा है इस बार। चलो पहला ऑप्शन आ गया 21, करते जाओ, लेट्स सी। ट्वेंटी 25 आ गया हमारा। ये चलते चले। चलो 3 ऑप्शन तो आ गए। चौथे 23। चलो मैं इसको 23 को चौथा ऑप्शन कंसीडर कर देता हूँ। तो 4 ऑप्शन आने के बाद थोड़ा टाइम भी ऑलमोस्ट हो ही गया, तो इसको करते हैं। इसको करने का तरीका होता है ऐसे करना। पहले 1 2 3 4 5 6 लिख लो हॉरिजॉन्टली, फिर लिख लो वर्टिकली। मैंने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लिख लिया। पहले स्टार्ट करो यहाँ से। 1 by 1 चलेगा, 1 by 2 चलेगा, 1 by 3 चलेगा, 1 by 4 चलेगा, 1 by 5 चलेगा, 1 by 6 चलेगा। मतलब 1 को ऊपर रख के हम 6 केसेस बना लेंगे, 6 के 6 यूनिक। अब 2 से स्टार्ट करो। 2 by 1, 2 by 2 नहीं होगा क्योंकि 2 by 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 by 3, 2 by 4, 2 by 5, 2 by 6 नहीं होगा। टोटल 3 केस हुए। अब 3 को लगाओ। 3 by 1 तो होगा। व्हाट अबाउट 3 by 2, 3 by 3, 3 by 4, 3 by 5, 3 by 6, 4 को लगाते हैं। 4 by 1, 4 by 1 नहीं, क्यों? 4 by 2, 4 by 3 तो होगा। 4 by 4 में दिक्कत आएगी, फिर 4 by 5 आएगा, लेकिन 4 by 6 इज 2 by 3, तो इसमें से 3 केस निकले। अब 5 पकड़ो। 5 by 1 चलेगा, 5 by 2 भी चलेगा, 5 by 3 भी चलेगा, 5 by 4 भी चलेगा, लेकिन 5 by 5 नहीं चलेगा, और 5 by 6 चलेगा। तो यहाँ से आ गए 5 केस और आखिरी 6 वाला बच गया है। तो 6 वाले का तुम लोग बताओ। 6 by 1 होगा। अब 6 by 1 के बाद जो वैल्यू सब हम लोग बोलेंगे वो सब रिपीट हुआ पड़ा है। एक स्टार्ट करते हैं। 6 by 1 तो चले, 6 by 2 3, 6 by 3 2, 6 by 4 3 by 2, 6 by 5 एक और आएगा, 6 by 6 भी नहीं होगा, तो टोटल 2 केस। अब इसको ऐड कर दो, कितना हो गया? 23 आएगा। सही है, आया समझ में? लास्ट एक और क्वेश्चन, उसके बाद इससे हटेंगे। अब ये उसके बाद क्या आएगा वो तुम्हारे ऊपर है। अब वो तुमको बोल रहा है कि एक डाई है जो कि स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर में 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखा हुआ है, उसके ऊपर लिखा है -2 2 0 1 -1 and 3।
और क्वेश्चन कह रहा है कि इस डाई को तुमने 3 बार फेंका है, 3 टाइम्स तुमने इस एक स्पेशल डाई को फेंका है, और तुम क्या चाहते हो कि तीनों डाई के ऊपर जो भी नंबर आए उन सब का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। क्वेश्चन है और पूछ रहा है ऐसा कितनी बार होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूं, -2 -1 3। अब तुम बोलोगे सर ये एक केस है, मैं बोलूंगा एक नहीं, ये 6 केस है। बोलो कैसे? क्योंकि इनकी परमुटेशन कर सकते हैं हम लोग। -2 -1 3 मिला के तो 0 हो रहा है, लेकिन ये पहले में, दूसरे में, तीसरे में, तो हम लोग इसको 3 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं। तो अब तुम्हारे लिए गिनती थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही तुम कोई केस बनाओगे तो अगर तीनों में अलग अलग नंबर है तो फिर वो एक नहीं, वो कितने केसेस हो गए, 6। और अगर 2 नंबर सेम है, एक अलग है, तो फिर वो कितने केस होंगे, वो 3 हो जाएगा, क्योंकि उसको तुमको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। अब चलो इसको देखो कितने बन रहे हैं इसके अंदर। पहला ऑप्शन आया है 21। बाकी तुम लोग मुझे बताओ कितना कितना आ रहा है इसको। तुम्हारा 25 आ रहा है। व्हाट अबाउट अदर्स? जो आ रहा है बोल दो, मतलब ये जरूरी थोड़ी है सही होगा गलत होगा। जस्ट ट्राइंग द क्वेश्चन, जो तुमने लिखा है नहीं लिखा है वो बाद में देख लेंगे हम लोग। विभव कितना आ रहा है? 25 आ गया, 2 लोग आ गया 25, मतलब अब 2 लोग का आ गया, दोनों गलत तो नहीं कर सकते। चलो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यही वाला केस, -2 -1 एंड 3। तो ये टोटल 6 केस है। अब ऐसे 6 केस वाले और भी मिलेंगे हम लोग को। क्या और बता सकते हो कौन से 6 केस वाले और हैं इसके अंदर? 2 0 -2 2 0 -2, ये भी तीनों अलग हैं, तो ये 6 हो गए। 1 0 -1, ये भी 6 हो गए। इसके बाद एक केस जो यूजुअली बच्चा छोड़ देता है वो है 0 0 0, तो एक केस का ऐड कर लो, 19 हो गए। अब बाकी जो 2 केस हैं उसमें क्या होगा कि एक नंबर रिपीट हो जाएगा। जैसे एक केस में बताता हूँ, 1 1 -2, तो इसमें 1 और 1 2 बार आ गए हैं, इसलिए ये 6 की जगह 3 हो जाएगा। और एक केस और है जहां पे ऐसी रिपीटेशन होगा, दैट इज -1 -1, तो इसके भी 3 केस बनेंगे। अब इसको छोड़ के तुम काउंट करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर इज 25। याद रहेगा ये? याद रहेगा क्या? मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को एक बार वहां ट्राई कर लेना, क्योंकि अभी तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं, उसमें ऑप्शन होंगे। होता क्या है ऐसे क्वेश्चन में, जैसे मान लो सबसे मैक्सिमम ऑप्शन है 25 और तुम्हारा 25 आ गया, तब तो तुम श्योर भी हो सकते हो कि ये सही है। लेकिन अगर तुम्हारा आंसर 23 या 24 है तो तुम्हारा माइंड एक बार फ्लक्चुएट होगा कि शायद मैं कुछ छोड़ दे रहा हूँ शायद, और वैसे ही वाले क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर बहुत ज्यादा श्योर नहीं हो अपने कैलकुलेशन को लेकर तो इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं। ट्राई करके देख लेना, इफ यू 100% श्योर तभी मारना, नहीं तो ये गलत ही होगा तुम्हारा। ये जैसे मैंने 4-5 क्वेश्चन लिखा है, तो अगर तुम इसको कर पा रहे हो स्पीड से तो ठीक है, अदरवाइज फोकस ऑन अदर क्वेश्चन। अच्छा, अब मुझे बताओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है? इंटरसेक्शन 0 होता है। किसका इंटरसेक्शन? दो सेट्स का। सेट नहीं, इवेंट की बात करेंगे ना यहाँ तो। 2 इवेंट है, अगर मान लो दोनों इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल एक डाई है, तुमने एक डाई को फेंका, अब तुम चाहते हो कि उसके ऊपर इवन नंबर आए, तो ऐसा कब हो सकता है? जब 2 4 और 6 आए। और एक और इवेंट चाहता है कि उस डाई के ऊपर ऑड नंबर आए, तो फिर कब हो सकता है? ये 1 3 5। अब अगर यहाँ पे सेट थ्योरी के लैंग्वेज में बात करूं तो ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा?
तो अगर किसी दो इवेंट का इंटरसेक्शन 5 दे रहा है तो उन दोनों के एक साथ होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाएगी। मतलब अगर ये क्वेश्चन होता कि तुमने डाई फेंका और सैंपल स्पेस में ये 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे हैं और मैं तुम लोगों को क्वेश्चन बोलता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर व्हिच इज बोथ इवन एंड ऑड, तो फिर वो एग्जांपल किसके लिए होता? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए, क्योंकि उसका आंसर 0 हो जाता। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर व्हिच इज इवन और ऑड, तो क्या होगा इसका आंसर? इसमें सारे आ जा रहे हैं क्योंकि 3 इवन है 3 ऑड है, तीनों को ऐड करोगे। जैसे यहाँ पे इवन के लिए कल मैंने इसके बारे में बताया था, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा? ये 0 हो जाएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी 3/6 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/6 है, आंसर क्या आ गया? 1। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होने के लिए तुम्हारा P इंटरसेक्शन B का 0 होना जरूरी है। भले ही सैंपल स्पेस PA यूनियन B से मिल रहा है, जैसे ये फॉर्मूला भी तुमको सैंपल स्पेस दे रहा है, क्योंकि इसी को हम लोग रिलेट कर देंगे नेक्स्ट इवेंट के साथ, दैट इज म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। अब एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव में म्यूचुअली वर्ड तो सेम ही है। इसका मतलब क्या है कि जब भी तुम जो भी इवेंट्स हैं जिनको तुम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या एग्जॉस्टिव कह रहे हो, उनको जब ऐड करोगे तो हमेशा सैंपल स्पेस तुमको मिल जाएगा। लेकिन एक्सक्लूसिव के केस में P इंटरसेक्शन भी 0 होगा, एग्जॉस्टिव के केस में ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल इसके लिए तुम एक केस ले लो, 3 कॉइन का, 3 कॉइन को उछाला और तुम चाहते हो पहला इवेंट कि यू शुड गेट एट लीस्ट 1 हेड, और दूसरा इवेंट भी तुम चाहते हो यू शुड गेट एट मोस्ट 1 हेड। अब जरा सोच के देखो कि जब मैं एटलीस्ट 1 हेड लिख रहा हूं तो मेरे 7 केस कवर हो रहे हैं, और एट मोस्ट 1 हेड के अंदर में भी कुछ केसेस कवर हो रहे हैं, जिसको मिला के तुमको पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगा। लेकिन जब इसमें तुम कॉमन ढूंढने जाओगे तो यू विल डेफिनेटली गेट सम इवेंट्स विच आर कॉमन, कुछ सैंपल पॉइंट्स ऐसे होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे P इंटरसेक्शन B को 0 के इक्वल नहीं कर सकते। लेकिन दोनों के लिए जो मेन बात निकली वो क्या है कि इनका जो यूनियन होगा दैट विल गिव यू द सैंपल स्पेस बैक। और इसी वजह से म्यूचुअली वर्ड दोनों में है, एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव सिर्फ ये 0 और नॉट 0 को सिंबलाइज करता है। तो ये बात पहले समझ लो अच्छे से, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इस पे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारा अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो है वो तुमको बोलेगा कि तुम्हारे पास 3 इवेंट है विच आर बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो जब वो ये बोल रहा है कि तुम्हारा तीनों इवेंट बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, तो इसका मतलब जब तुम इसका A यूनियन B यूनियन C निकालने जाओगे, इसका फॉर्मूला मालूम है तुम लोगों को? हाँ, बोलते जाओ, PA प्लस PB प्लस PC, और इसके बाद हम लोग और भी चीजें लिखते हैं, PA इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C। सेट थ्योरी में चैप्टर यूज करते हैं हम लोग ये फॉर्मूला, और फिर सबसे लास्ट में PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। लेकिन क्योंकि उसने बोल दिया है कि तुम्हारा इवेंट बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, तो एक्सक्लूसिव की वजह से यहां से लेके यहां तक जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे 0। दैट मींस इस केस में तुम्हारा PA यूनियन B यूनियन C will be equals to PA plus PB plus PC and which will be equals to 1। अब इसमें वो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है इसको एक बार नोट डाउन कर लो, मैं इसके ऊपर क्वेश्चन दिखाता हूँ हम किस तरह से वो पूछता है। ये सब बदमाशी कर गया लगता है। क्या होगा ना, एक उठा होगा एक्चुअली बोले चल चल जाना नहीं है क्या, सो जाए यार, क्या करना है तेरे वजह से हम लोगों को भी गाली पड़ रहा है, आप दिन नहीं जाते हैं तीनों यार, ऐसे करके कुछ उनका चल रहा है, कुछ तिकड़म चल रहा है, मिस नहीं करते, तीनों का भी मिस नहीं करते, एक जरूर आ जाता है कृष्ण भगवान की तरफ। आज तीनों गए हुए मतलब कुछ तो प्लानिंग हुआ है, रात में कुछ गड़बड़ किए होंगे, लड़ाई हो गया होगा मॉर्निंग में, चल आया समझ में। एक क्वेश्चन लिखो। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है ABC and D, ABC and D आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट।
मतलब तुम्हारे पास 4 इवेंट्स आ गए हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं एंड एग्जॉस्टिव भी हैं, और एक कंडीशन दे दिया उसने 2PA is equals to 3PB is equals to 4PC is equals to 5P, और बदले में वो चाहता है कि तुम उसको फाइंड करके दो 77PA 77P ऑफ। अब जिसने भी थ्योरी समझी है वो इस क्वेश्चन को कर सकता हो। तो अब ये कोई अजीब क्वेश्चन नहीं रहेगा तुम्हारे लिए, जो मैंने बता दिया है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बोथ होने पे क्या होता है इवेंट्स के साथ। स्टार्ट करो। हमें 77 PA चाहिए, 77 में 6 बोल रहे हो। ऑप्शंस इसके हैं 12, 15, 20, 30। 12, 15, 20, 30। कर तो सकते हो, क्या हो गया? कर भी रहे हो बिल्कुल। 60 आ गया। 77 से मल्टीप्लाई भी करना है। 30 आ रहा है। चल क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले इसको के इक्वल कर दो। अब बताओ क्या पीए की वैल्यू हो जाएगी k/2, पीबी की वैल्यू हो जाएगी k/3, पीसी की वैल्यू हो जाएगी k/4 और पीडी की वैल्यू हो जाएगी k/5। क्या इन सबका सम 1 के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्योंकि उसने बोला हुआ है। अब इसका एलसीएम 2, 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होता है? 60 आएगा। तो ऊपर यहाँ पे आ गया 30, यहाँ आ जाएगा 20, 15, 12। दैट इज इक्वल्स टू 77। अब इन सबको ऐड करोगे तो 77k इज इक्वल्स टू 60। अब k की वैल्यू हो गई 60/77। अब हम लोग यहाँ से पहले क्या करेंगे, पीए की वैल्यू निकालेंगे। पीए हमारा क्या था, k/2 था, तो ये वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे तो 60/77 इंटू 2 मतलब ये 30/77। आप 77 को मल्टीप्लाई कर रहे हो अगर पीए के साथ में, जो कि 30/77 है, तो आंसर क्या हो गया? तुम्हारे असाइनमेंट बुकलेट में एक क्वेश्चन है, जल्दी से करो उसको। पेज नंबर 33 में 34 में चले जाओ आगे एक पेज और। क्वेश्चन नंबर यहाँ से देख लो, यहाँ पे है 29। क्वेश्चन नंबर 29 सेम लैंग्वेज में 3 ही इवेंट्स हैं। जल्दी से करो। फोर बाई 13 आ रहा है। बाकी लोग ठीक, देखो PB इज इक्वल्स टू 3/2 ऑफ PA, और साथ में एक और कंडीशन है PC इक्वल्स टू हाफ ऑफ PB, और उसने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि ये तीनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। तो सीधा है PA प्लस PB प्लस PC इक्वल्स टू। आप क्वेश्चन में देखो कि तुमको पूछा क्या, उसने तुमसे PA की वैल्यू पूछी है, तो PA को बिल्कुल छेड़ना नहीं है। अब PB की वैल्यू ऑलरेडी PA के टर्म्स में है, तो यहाँ पे तो वैसे ही बैठा देंगे 3/2 PA, क्योंकि हमें PA निकालना है।
अच्छा पीसी को अगर पीए के टर्म्स में लाना है तो ये हाफ अपनी जगह रहेगा, पीबी के जगह ये वैल्यू डाल दो, तो ये टोटल हो जाएगा 3/4 ऑफ पीए। तो यहाँ पे और लिख दो 3/4 ऑफ। अब तुम इसको आराम से या तो x मान के कर लो या पीए को रहने दो, सॉल्व करो, अपने आप आंसर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 4/3। यहाँ समझ में? ठीक है। अब इसके अलावा ये तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इवेंट से रिलेट करके कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ फॉर्मूलाज के ऊपर में क्वेश्चंस थे सेकंड एक्सरसाइज के अंदर में, वो फॉर्मूलाज मैं तुम लोगों को एक बार याद दिला देता हूँ। इन पे क्वेश्चन आते हैं हमारे अभी ये सब क्वेश्चंस, इसको हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। ये सेट थ्योरी में था लेकिन इसका यूज यहाँ पे भी होता है। इसके अलावा एक फॉर्मूला तुम लोग ऑलरेडी देख चुके हो, दैट इज अ वेरी कॉमन फॉर्मूला, कई बार यूज होगा क्वेश्चन के अंदर में। इवन 12वीं के जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी इसका अच्छा खासा योगदान है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डैश और इसी के साथ बी इंटरसेक्शन ए डैश। इनके फॉर्मूलाज भी तुम लोग को याद रखने पड़ेंगे। ये बताओ जरा किसी को अगर याद है तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए सेम बात है। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये 5-6 फॉर्मूला जो है ये बार बार तुम लोग को यूज करने पड़ेंगे 11th के क्वेश्चंस के अंदर भी और 12th के क्वेश्चन के अंदर में। 12th में भी हम लोग गए नहीं है, अभी तो हम लोग 11th में ही हैं, क्योंकि इसका मेजर सेक्शन कल वाले क्लास में हम लोग करेंगे जिसमें कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के क्वेश्चंस के साथ में इसको मिक्स करना। उसका मैं कुछ क्वेश्चंस तैयार करके रखूंगा आगे से, तो इनके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे। इनको अच्छी तरह से देख लो। सर एक वो a/b वाला भी तो होता है, वो 12वीं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो इसके साथ मिक्स होगा, तभी इसको पहले करवा दूंगा। इसके कुछ क्वेश्चन अभी कर लेंगे और फिर जब 12वीं स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ में करेंगे। तो इसके ऊपर में कुछ क्वेश्चंस हैं, ये लिख लो पहले अच्छे से और इसको याद कर लेना। इस पे कुछ क्वेश्चंस करो पहले, लिख लियो, लिख लो। और ये दो फॉर्मूला तो याद ही रखोगे हमेशा, PA डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस PA और PB डैश इक्वल्स टू 1 माइनस PB। मतलब कोई भी इवेंट के ऊपर ये डैश डाला हुआ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। क्वेश्चन PA की वैल्यू है 0.5, PB की वैल्यू है 0.7 और PA इंटरसेक्शन B तुम्हें दिया हुआ है 0.3। क्वेश्चन बदले में चाहता है कि तुम उसको निकाल के दो PA डैश इंटरसेक्शन B डैश प्लस PA डैश इंटरसेक्शन B प्लस PA इंटरसेक्शन B डैश, सब कुछ यूज हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। मैं इसके ऑप्शंस यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, तो करना स्टार्ट करो। है ऑप्शन में 0.7, चेक करेंगे अभी, देखते हैं और किसी का आता है तो। दो लोगों का आ गया, मतलब गलत तो होगा नहीं, फिर भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा स्पीडली करेंगे। देखो ये जो है ये किसका फॉर्मूला है, पी ए यूनियन बी का डैश का, तो ये 1 माइनस पी ए यूनियन बी हो गया। इन दोनों के फॉर्मूला तो अभी मैंने रटवाई दिए तुम लोगों को। क्या होगा, ये पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी और वो हो जाएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन। अब तुम देखो यहाँ पे कि तुम्हारे पास में इनमें से पी ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारे वैल्यूज है, तो वो तो फिट हो जाएंगे। पी ए यूनियन बी हम लोग निकाल लेंगे वो वाले फॉर्मूला से, तो वो हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। कितना हो रहा है ये देखो जरा एक बार जल्दी से, 0.5 प्लस 0.7 माइनस 0.3, कितना हो गया ये 0.1 हो रहा है। 1.2 माइनस 0.3 0.9 आएगा ना। हाँ हाँ क्या बे गलत बोल रहा है। हाँ तो वो क्यों बोल रहा है, मैं यहाँ डालूंगा 1 माइनस 0.9, उसके बाद PB की वैल्यू है 0.7 माइनस P इंटरसेक्शन भी 0.3, बाकी का कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना। 0.5 माइनस 0.3, इसको सॉल्व करने पे तुम लोगों ने बोला आंसर आ रहा है कितना 0.7 आया समझ में ये।
बस ये कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। पी ए दे रखा है 0.5, पी बी दे रखा है 0.6 और पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 0.4। तुमको निकालना है पी ए यूनियन बी पूरे का फुल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आराम से कर लोगे। इसमें और कुछ करना नहीं था। पहले यहाँ पे पी ए यूनियन बी आ गया होगा तुम्हारे पास में विद दैट फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन, जो कि सॉल्व होने के बाद तुमको दे रहा है 0.7। तो इधर इसका कॉम्प्लीमेंट करना है तो 1 माइनस 0.7 दैट मीन्स 0 इज द। इसमें और तुमको अभी फिलहाल कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो तुम नहीं कर पाओगे। ये मिक्स होगा जब उसके साथ में तब। अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें भी इंडिपेंडेंट डिवाइस की बात उसने छड़ी हुई है, तो इसको और आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसको कल की क्लास में देखेंगे। कल जब इसके साथ में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला पार्ट हो जाएगा उसके बाद वाली क्लास। तुम कल अवेलेबल नहीं हो ना, कल और परसों तो ठीक है। तुम इवनिंग में पेपर दे दोगे ना, फिर यार नहीं दोगे, मन नहीं करेगा, बता दो। इवनिंग मतलब वो तुमको मैं सेंड कर दूंगा बिफोर कमिंग, क्योंकि क्या होगा ना कि क्वेश्चन को आप जैसे इसमें कर दे रहा हूँ तो तुम्हारा डाउट्स में डिस्कस हो जाएगा। मोस्टली वो क्वेश्चन तो होंगे ही डिस्कस, जो तुम अगर वहाँ से डाउट डालोगे तो फिर हो ही जाएगा। मतलब उसको मिस मत करो, मतलब लास्ट का टाइम है ना, तो अभी मतलब मिस करने का फायदा है। अच्छा होने पे मेरे प्रैक्टिकल से कल परसों तो नहीं होना। वाह, मुझे तो लगा इसके घर वाले ही मैं जा रहा तो प्रैक्टिकल अभी हुआ नहीं था। नहीं सर, फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन का बच रहा है, कल फिजिक्स है परसों फिजिकल लगातार। और हाँ और क्या हो गया, बस 2 ही बच रहे हैं। हाँ तो ठीक है, कल और 12:30 से 3:30 है, तो इसी टाइम। हाँ नहीं रहने से 12:30 से 3:30 में तो कहाँ से कर पाएगा, क्लास ही होता है 12:30 रहने दे, कोई बात नहीं, दे दे पेपर। लेकिन वही है, पेपर जो होगा ना, जैसे मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा एक बार उसका पीडीएफ, कर लेना। मतलब ये नहीं कि उसको तुम अबे मैं सर ने काम किया मैं नहीं करूँ, वैसे नहीं समझना है, तुमको करना है क्वेश्चन में। टाइम कहाँ है तुम्हारे पास, बाकी जो डाउट डिस्कस होगी तो अपना डाउट इसमें देख लो कि हुआ है। अच्छा एओडी में हम लोगों ने मिनिमम मैक्सिमम इन सब की बातें कल की क्लास में कर ली थी। क्वेश्चंस थोड़े से बाकी रहते हैं, वो हम लोग करेंगे आज की क्लास में। तो लिखो कुछ क्वेश्चंस करो। उसमें अब क्या है, देखो कंसेप्ट तुमको मिल गया, क्वेश्चन तो वो कुछ भी दे सकता है, मोटा भी वो तुमको अब करना पड़ेगा। चलो यहाँ से स्टार्ट करो। तुम्हारे पास में एक फंक्शन आ रहा है x³/3 माइनस 7x²/2 प्लस 6x+5। तुम्हें बताना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में डिक्रीजिंग। ऑप्शंस हैं -∞ to 1, 1 to 6, 6 to ∞, या फिर -∞ से 1 यूनियन 6 to 1। कौन सा आ रहा है? 1,6। ठीक है, ये तो आप कोफिशिएंट हो गए हो मेरे ख्याल से, क्योंकि डिक्रीजिंग उसने बोल दिया है। तो सबसे पहले f' से स्टार्ट करोगे, 0 के इक्वल करोगे। कितना हो गया पहला वाला? x², दूसरा वाला -7x, उसके बाद 6। अगर तुम इसको सॉल्व करते हो तुमको 2 क्रिटिकल पॉइंट्स विजिबल है, 1 and 6। नंबर लाइन के ऊपर बैठा दो, -∞ से 1, 1 से 6 और 6 से +∞। -∞ से 1 के बीच में 0 आता है, 0 डालते ही ये वैल्यू क्या हो जा रहा है तुम्हारा? पॉजिटिव हो जा रहा है। इसका मतलब है कि इन दोनों को छोड़ के जो बीच वाला इंटरवल है वहीं पे ये डिक्रीजिंग होगा। हमें डिक्रीजिंग फाइंड आउट करना है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे तुम्हें अपने स्टैंडर्ड वैल्यूज याद रखने हैं, मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के। ट्रिग्नोमेट्री के कई बार क्वेश्चन पूछता है, क्वाड्रेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, उसमें याद रखना है। जैसे हमने क्वाड्रेटिक में डिस्कस किया था कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है और a उसमें <0 है, तो इस केस में तुमको सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, एंड दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू 4ac - b² अपॉन 4a, विच इज नथिंग बट -g/4। और अगर तुम्हारा a
ग्रेटर देन 0 है तो यही सेम आंसर मिनिमम वैल्यू का काम करेगा, माइनस -d/4। इस चीज को याद रखना है। पेपर में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक में वो तुमको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक दे देगा, एक में थोड़ा इनडायरेक्ट वे में देगा। जैसे एक क्वेश्चन आया था cos x प्लस cos 2x, उसने बोला इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। तो इसमें यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, इसको डेरिवेटिव करके करते हैं। तो अगर तुम यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए बस तुमको क्या करना है, cos 2x का फॉर्मूला लिख लो जो cos के फॉर्म में, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 साइड में कर दो। अब जरा देखो ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक बन गया है और साथ ही साथ इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है a, दैट इज ग्रेटर देन। तो ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए उसने मिनिमम मांगा हुआ है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला 4ac माइनस b²/4a डायरेक्ट यूज कर सकते हो। कितना हो जाएगा देखो, -9, 4 × 2 × -1, -9 उसके बाद आया अपॉन में 4a, दैट इज मिनिमम वैल्यू इज -9, राइट। मतलब ये अगर तुम वहां नहीं सोच पाए तो फिर तुमको इसको डिफरेंशिएशन से ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन से नहीं आएगा, उससे भी आएगा। अब वो कैसे होता है ये बताओ तुम लोग। मान लो तुमको ये फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं किया, हो सकता है 90% चांसेस है नहीं करेगा, तो तुम कैसे करोगे? कल क्या समझाया था, जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे सोचो कि तुमको पता ही नहीं है, तो तुम पहले cos x का डेरिवेटिव करोगे, माइनस sin x, फिर cos 2x का हो जाएगा माइनस का 2 sin 2x। अब देखो इसमें दिक्कत आएगी थोड़ी सी, इक्वल्स टू 0 किया। अच्छा, अब इसमें से तुम ये जो -2 sin 2x लिख रहे हो, क्या उसको हम लोग 4 sin x cos x लिख सकते हैं? ना लगे आप तो माइनस sin x कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 1 + 4 cos x इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, sin x को अगर तुम 0 कर देते हो तो x 0 हो जाता है, और x 0 का तुम यहाँ डालोगे तो ये तुमको वैल्यू देगा 2। अब 2 मिनिमम तो हो नहीं सकता, वो बाद में देखेंगे। अब 1 + 4 cos x को अगर 0 के इक्वल करते हैं तो cos x की वैल्यू हो जाएगी -1/4। अब इसको जब यहाँ डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है तुमको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। कैसे देखो, ये तो -1/4 कर दिए, लेकिन cos 2x का जगह 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 × 1/16 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करके देख लो, ये -9/8। अब ये तब करना है जब तुमको ये स्ट्राइक नहीं कर रहा। अच्छा, इसी तरीके से कुछ कंसेप्ट्स और भी थे, जैसे मैंने तुम लोगों को पहले ही फर्स्ट फॉर्मूला दिया था ट्रिग्नोमेट्री में, a cos θ + b sin θ + c। अगर तुमको इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो क्या बताया था मैंने, ये हो जाता है c माइनस √a² + b², मैक्सिमम की हो जाता है c + √a² + b²। तब मैंने बोल दिया था कि ये सब फॉर्मूलाज वैसे ही याद रख लो, डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव से ये फॉर्मूलाज आते हैं। बट चूंकि तुम्हारे पास इतना अच्छा फॉर्मूला है तो तुमको डेरिवेटिव से करने की जरूरत क्या है। ऐसा ही एक और कंसेप्ट बताया था मैंने कि अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में है a cos स्क्वायर x + b sin स्क्वायर x, तो इसका मिनिमम और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करता है a और b के ऊपर। अगर a b से बड़ा है तो फिर मिनिमम इज b, मैक्सिमम इज a, और अगर a b से छोटा है तो मिनिमम इज a, मैक्सिमम इज b। अब इसी को ले जाओ a tan स्क्वायर x + b cot स्क्वायर x में, तब ये फॉर्मूला काम नहीं करता। इस केस में मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड बट मिनिमम वैल्यू इज डिफाइंड। मिनिमम वैल्यू होता है 2√a, और ये फॉर्मूला आया कहां से, तो ये बता दूं मैं, ये कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो a f(x) के पावर में n + b किसी फंक्शन का, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2√a। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली यहाँ से डिराइव है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के लिए ही नहीं, किसी भी क्वेश्चन के लिए जहां पे तुम्हारे दोनों फंक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है विद सेम पावर, वहां पे तुम ये यूज कर सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया x + 1/x, तो x + 1/x में अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों फंक्शन भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, लेकिन इसका जो a है वो 1 है और b भी 1 है, तो वो फॉर्मूला फिर क्या हो जाता है, वो a और b को 1 1 पुट करके वैसे ही प्रूफ हो जाता है 2 में। लेकिन अगर मान लो मैं इसके साथ में कुछ वैल्यू लगा दूं तो फिर वो वैल्यू वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो फिर वो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आया था, बच्चे गलत करके आया था, वो क्वेश्चन था ये 4e⁻²x + 9e⁻−2x। मैंने तो अभी बता दिया, तो बता देगा इसका आंसर। बताओ, पहले बताओ इसका मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले बताओ तुम्हारा मेन फंक्शन क्या है, हाँ, और ये उसका उल्टा, तो फिर सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2√ab। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2√ab मतलब मिनिमम वैल्यू इज 2√ab, तो आंसर हो गया 12। 2 4 × 9 का √2 × 6 दैट इज इक्वल्स टू 12। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको याद रखना है। उसके बाद तुम्हारा बाकी अगर इनमें से कुछ नहीं आता है तो फिर तुमको डेरिवेटिव के थ्रू ही उसका मिनिमम मैक्सिमम।
हाँ एक वो भी था बताओ a cos x स्क्वायर x प्लस b sec स्क्वायर x के फॉर्म में अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट का a प्लस अंडर रूट का b पूरे का होल स्क्वायर। ये सब यहाँ पे ज्यादा यूज होगा, वहाँ पे उतना यूज हुआ था या नहीं हुआ था, बट मिनिमम मैक्सिमम के जब क्वेश्चंस आते हैं तो इनका यूज होता है। और वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं तुम्हारे बुक में वो लिमिटलेस है, वो आता भी नहीं है तुम्हारा, और अगर आएगा तो उसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब तुम वैसे तो प्लस 2 में किए ही नहीं हो मेरे ख्याल से, सीओडी के क्वेश्चंस किए थे वो सब जो, तो उसके रिजल्ट सबको याद कर लेना, वहाँ डिराइव करने मत बैठ जाना। कुछ बताओ कुछ रिजल्ट जो तुमने वहाँ पे किए थे। ट्रेपेजियम का वो था। हाँ क्या ट्रेपेजियम का क्या था? एग्जांपल था ना उसका उसके अंदर। नहीं वो तो चलो वैल्यू वाले थे, जैसे ये वाला कि ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया, वो तुम वहाँ प्रूफ मत करो। मान लो उसने तुमको बोला कि एक सर्कल के अंदर तुमने रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर दिया, स्क्वायर था वो। तो उसका मैक्सिमम एरिया कब हो सकता है? जब उसका लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो जाए। तो तुमको ऑप्शन में देखना पड़ेगा, जहाँ पे जिस ऑप्शन में लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल दिया हुआ है उसी को करोगे, क्योंकि वो एक बेसिकली स्क्वायर बन गया। इसके अलावा एक था कि सपोज कर लो एक स्फीयर है और इसके अंदर तुमने एक कोन को इंस्क्राइब कर दिया, तो इस कोन का जो मैक्सिमम वॉल्यूम होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब जैसे जैसे मैं आगे और बोलूंगा तुम रोने लगेगा, बोले भाई ये सब क्या है, ये तो तुम्हारा तो चीज सब है। तो ये तुमको अगर याद रहता है तो ठीक है, वैसे भी चांसेस का रेयर ही आने के, वो ज्यादातर आजकल नंबर और वो फंक्शन में ही निपटा देता है, वो डालता नहीं। पहले 1-2 बार डाला है क्वेश्चन सब, तो अगर वैसे याद कर पाओगे तो ठीक है, वहाँ डिराइव करना तुम्हारे लिए। हाँ, बताओ। हाँ वो वाला क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है या एक स्क्वायर टीन है, उसके चारों कॉर्नर से तुम क्या कर रहे हो, स्क्वायर्स कट कर रहे हो ऑफ इक्वल साइज। तो इसको फोल्ड करके एक बॉक्स बना रहे हो और उस बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, और वो जो साइड तुमने कट की है स्क्वायर की वो कितनी। ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं तुम्हारे, तो इसको एक बार थोड़ा सा मालूम है ये सब क्वेश्चन कैसे करते हैं। लेंथ और ब्रेड्थ में 9 जैसे क्वेश्चन में दे देता हूँ, उससे क्या होगा कि वो, हाँ देखो एक क्वेश्चन आया था सामने ही लिखिए। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, पूरा मत लिखो, मैं खाली बता देता हूँ। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका लेंथ है 24 मीटर और ब्रेड्थ है तुम्हारा 9 मीटर। इसके चारों कॉर्नर से तुमने स्क्वायर साइड का ये कट किया है। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स उसने बना दिए, क्योंकि तुमने इसको सिर्फ कट नहीं किया, इसको बाद में फोल्ड करके एक बॉक्स बना दिया है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है व्हाट इज एक्स सच दैट वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स सो फॉर्म्ड इज मैक्सिमम, और सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स सो फॉर्म्ड। किए हो ये क्वेश्चन पहले, करो एक बार ट्राई करो। नहीं 4.5 तो है नहीं ऑप्शन। तुम क्या कर क्या रहे हो, पहले ये बताओ कर कैसे रहे हो, मतलब 24 - 2x। हाँ मतलब ये जो साइड तुम कट कर रहे हो ये सब x कट हो रहा है ना यहाँ से, तो जो तुम्हारा न्यू लेंथ और न्यू ब्रेड्थ बनेगा वो दोनों ही हो जाएंगे न्यू लेंथ 24 - 2x और न्यू ब्रेड्थ 9 - 2x। लेकिन जहाँ तक हाइट की बात है वो तो x ही रहेगा, क्योंकि जितना कट किया वही ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या बन गया तुम्हारा एक क्यूबॉइड, इसका वॉल्यूम को तुम्हें मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LVH। तो 24 - 2x, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 9x - 2x। अब इसको मैक्सिमाइज करने के लिए यू हैव टू डिफरेंशिएट इट एंड इक्वेट इट टू 0, ताकि तुमको फर्स्ट पार्ट मिल जाए x। करो इसका डेरिवेटिव करो। फर्स्ट फंक्शन इज 24 - 2x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 9 - 4x। सेकेंड फंक्शन इज 9x - 2x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2। इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। वही मैं वेट कर रहा था कि तुम मुझे बताओगे तो मैं वहां से आंसर निकालता, अब तुम वेट करेगा मेरा करो इसको जरा सॉल्व करके यहाँ से निकालो कितना आ रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक आएगा तो वहां से x की 2 वैल्यूज आएंगी, उसमें से एक वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगा, एक हम लोग रखेंगे। करो इसको आगे सॉल्व करके निकालो यहाँ से जरा।
क्योंकि इतना तो स्टेप तुमको वहां पे करना पड़ेगा। करो मल्टीप्लाई करो, व्हाई यू आर नॉट डूइंग दैट। 24 into 9 हो गया 216 माइनस 96x माइनस 18x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब 8x स्क्वायर तो फिक्स हो गया, इन दो को सॉल्व कर लो जरा एक बार। 8x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना हो गया हमारा? नहीं, एक सेकंड, ये -4 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, -2 से, तो ये टोटल आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 18x प्लस का 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ 12x स्क्वायर माइनस 36 और माइनस 96 दोनों को ऐड कर लो, ये सारे x वाले टर्म्स हैं। कितने हो गए? माइनस का 132x और लास्ट टर्म है 216। अब इसमें से 12 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 11x प्लस 18। अब यहाँ से तो बता ही सकते हो कि क्या आएंगे x के दो वैल्यूज, एक 2 और एक 9। देखो 2 और 9 दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन अगर तुम 2 लेके काम करते हो और 9 लेके काम करते हो तो एक से दिक्कत आएगी तुम्हें। देखो 9 अगर डालते हैं हम तो 9 से इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो साइड है ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, तो ये 9 को तुमको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारे दोनों पार्ट के आंसर आ गए हैं। ये जो x तुमने निकाला वो क्या है? 2। अब इससे जो वॉल्यूम आएगा वो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे पहले 2 पुट करके इनके लेंथ ब्रेड्थ हाइट निकाल लो। 24 माइनस 4 20 हो गया, 9 माइनस 4 5 हो गया, और ये 2 है, तो मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आएगा वॉल्यूम के लिए 200 सेंटीमीटर। जिसको करना है वो करेगा, क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते तुम। अगर आया तो तुमको फिर वो करना है, उसको अप्रोच लेना है, ठीक है। बाकी इसमें थोड़े से क्वेश्चंस और हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, तो अगली क्लास में ही करेंगे, उनको आने दो थोड़ा सा पहले, ठीक है। इसको बंद कर दे, वीडियो को बंद कर।